मेरा नाम अंजना है। ये कहानी एक 60 साल के बुढ़े की है जो अपनी 18 साल की पत्नी को गर्भवती करने के लिए घर में सफ़ेद घोड़ा क्यों लाता था। सुनकर आपकी जान निकल जाएगी। मैं अंजना, मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मेरे माता पिता ने भी हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट की थी। वो मुझे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा और काबिल इंसान बनाना चाहते थे। मैंने 10वीं पास कर लिया था और अब 11वीं कक्षा के लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैंने शहर में एक अच्छे और बड़े स्कूल में एडमिशन लिया और पूरे दिल और दिमाग के साथ मेरी पढ़ाई जारी रखी। मैंने अपनी शिक्षा को पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और पूरी कोशिशों के बाद मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा था। मैंने स्कूल में कभी कोई क्लास मिस नहीं की थी, जबकि दूसरी तरफ बाकी लड़कियों को पीरियड मिस करते देखा। और स्कूल की कैंटीन के बाहर मोबाइल पर हर वक्त लगा देखकर मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि न जाने ये किस घर की लड़कियां होती हैं जिनके माता पिता उनके लिए इतनी मेहनत और मशक्क़त करते हैं और स्कूल की इतनी महंगी महंगी फ़ीस भरते हैं ताकि हमारी बेटियां पढ़ लिख कर काबिल इंसान बने। लेकिन ये सब तो यहाँ खूब मज़े करने में मगन हैं, जबकि मैं तो एक गांव की लड़की थी और अच्छे कॉलेज से डिग्री हासिल करने के लिए मेरे पिता ने मुझे शहर अपने मामा के घर पढ़ने कुछ सालों के लिए भेजा हुआ था। मेरे मामा और मामी भी बहुत अच्छे थे। मैं एक दिन अपनी किताबों में खोई हुई थी। मेरे कंधे पर हाथ मारकर बिंदिया हंसकर कहने लगी, क्या यार, तुम हर वक्त किताबों में घुसी रहती हो। कभी किताबों की दुनिया से बाहर निकलकर तो देखो, दुनिया कितनी हसीन और खूबसूरत है। हाय ये जवानी की रंगीनियाँ। वो बड़े प्यारे शब्दों से मुस्कुराते हुए कहने लगी। बिंदिया मेरे मामा की इकलौती और लाडली बेटी थी जो मेरी बहुत अच्छी सहेली और कज़न भी थी। मैंने कहा, नहीं यार, तुम नहीं जानती मेरे लिए पढ़ लिख कर कुछ बनना कितना ज़रूरी है। मेरे माता पिता की मुझसे बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं। वो मुझे घूरती हुई बोली, बस करो यार, कहाँ मम्मी पापा लेकर बैठ गईं। अब तुम भी मुझे लेक्चर दोगी। ये पढ़ाई वढ़ाई मेरे तो बस की बात नहीं है और ना ही मुझे कोई शौक़ है। ये तो ज़बरदस्ती मैंने मम्मी पापा के कहने पर कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, वरना मुझे पढ़ने लिखने का कोई शौक़ नहीं है। वो ये कहकर मोबाइल चलाते हुए बिस्तर पर लेट गई। इतनी देर में मामी आ गईं और कहने लगी, अरे तुम दोनों अब तक जाग रही हो, चलो सो जाओ वरना सुबह कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। वो दूध के गिलास हम दोनों के लिए टेबल पर रखकर वहाँ से चली गईं। दूध पीकर हम दोनों भी सो गए। आधी रात के वक्त मुझे खुसपुस हल्के हल्के किसी के बोलने की आवाज़ मेरे कानों में आई। अचानक मेरी आँख खुली तो बिंदिया मोबाइल पर किसी से गप्पे मार रही थी। मुझे लगा उसके कॉलेज की कोई दोस्त होगी। मैं चुपचाप दूसरी करवट लेकर लेटी हुई थी। बचपन की जासूसी की आदत से मजबूर मैं चुपकर सोने का नाटक करके बिंदिया की बातें सुनने लगी। बिंदिया कह रही थी, जान तुम फिर कब मिलने आओगे, तब हम दोनों शॉपिंग के लिए जाएंगे। मुझे ये सारी बातें सुनकर झटका लगा। ये तो कोई लड़का है। बिंदिया किसी लड़के से बातें कर रही है, ये कोई दोस्त नहीं है। मैं घबराने लगी। मुझे तो पता था कि बिंदिया थोड़ी चुलबुली और चंचल लड़की है, लेकिन वो इस तरह किसी लड़के से बातें क्यों कर रही है, मुझे हरगिज़ मालूम नहीं था। जब सुबह सुबह हम दोनों कॉलेज के लिए रेडी होकर मामा की गाड़ी में बैठकर रवाना हुए, मुझे रात से बेचैनी थी कि बिंदिया आखिर ये सब क्यों कर रही है, वो भी मामा मामी के पीठ पीछे। मैंने ठान ली थी कि आज बिंदिया से सच मालूम करके ही रहूँगी। बिंदिया मुझसे 1 साल छोटी थी। मैं बीए सेकेंड ईयर में और वो फर्स्ट ईयर में थी। मैं कैंटीन में बैठी यही सब सोच रही थी। इतने में बिंदिया की आहट से मैं चौंक गई। क्या हुआ, डर क्यों गई, मैं कोई भूत थोड़ी हूँ। वो कहने लगी, अच्छा सुनो अंजना, तुम आज अकेले ही घर चली जाना, मुझे थोड़ा सा काम है और काम से मुझे उस दोस्त के घर जाना है। मुझे घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा तो मम्मी को बता देना, मैं घर शाम तक आ जाऊंगी। ये बात कहकर वो चली गई। मैं उसे आवाज़ लगाती रही कि सुनो बिंदिया, मेरी बात तो सुनो। मैं पुकारती रही और वो वहाँ से चली गई। मैं सोच में पड़ गई, ज़रूर बिंदिया कुछ तो गलत कर रही है, मुझे उसे रोकना होगा, कहीं वो नासमझी में कोई गलत कदम ना उठा ले। क्या मैं मामी या मामा से इस बारे में बात करूं? नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले बिंदिया से ही इस बारे में बात करती हूँ। पहले बिंदिया से सच तो मालूम हो जाए, कहीं मैं जल्दबाजी में उस बेचारी पर कोई इल्ज़ाम लगाकर उसको बदनाम न कर दूं। मैं ये सोचकर बात को नज़रअंदाज कर गई। मैंने घर पहुंचकर मामी से बिंदिया का कहा कि वो आज देर से घर आएगी, उसे अपनी दोस्त के घर कुछ काम था और मैं खाना खाकर अपने कमरे में चली गई थी।
शाम के 5 बज रहे थे। बिंदिया अभी तक घर वापस नहीं लौटी थी। मुझे उसकी फिक्र होने लगी थी। इतनी देर में कमरे में बिंदिया की आवाज़ आई, यार मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना दोगी? वो बहुत थकी हुई लग रही थी। मैंने पूछा, कहाँ से आ रही हो बिंदिया, तुम कहाँ पर थी? वो मुझे घूरने लगी और बोली, यार क्या हो गया है तुम्हें? तुम फिर से मेरी मम्मी बन गई हो। तुम तो ऐसे पूछ रही हो। मैं अपने दोस्त के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। मुझे उसकी रात की शॉपिंग वाली बात याद आ गई। मैंने कहा, कौन सी दोस्त? वो दोस्त कोई लड़की है या लड़का? मैंने उससे सवाल करते हुए पूछा। वो जोर जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, अच्छा तो तुम रात को छुपकर मेरी और जीत की बातें सुन रही थी। मैं उसे तसल्ली से देखकर बहुत हैरान थी और मैंने पूछा, ये जीत कौन है? क्या मामा और मामी जानते हैं जीत के बारे में? वो हंसकर कहने लगी, नहीं नहीं, अभी तो नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जान जाएंगे। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो कहने लगी, अरे यार तुम तो मेरी इतनी फिक्र कर रही हो। जीत कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वो बहुत अच्छा है। मैं जल्द ही मम्मी पापा से उसके बारे में बात करूंगी और मुझे यकीन है वो भी जीत के रिश्ते के लिए कभी इनकार नहीं करेंगे और आखिर फिर मैं उनकी इकलौती और लाडली औलाद हूँ। वो मुझसे कहने लगी, मम्मी पापा ने मेरी कभी कोई बात नहीं टाली है, फिर इस बात को कैसे टाल सकते हैं? हालांकि मैं जानती थी कि हमारे गांव के माहौल और यहाँ शहर के लोगों में बहुत फ़र्क है। यहाँ के लोगों में पसंद की शादी बिल्कुल आम सी बात है, जबकि हमारे गांव के लोग बहुत मासूम और छोटी सोच के लोग होते हैं। वो लड़के और लड़की की दोस्ती तो दूर, उन्हें एक दूसरे से बात तक करने को बहुत ही गलत समझते थे। शायद मैं यूं ही बेवजह बिंदिया को गलत समझ रही थी। शायद मेरा ताल्लुक गांव से है, इसीलिए मुझे बिंदिया और जीत की दोस्ती पर हैरत हो रही थी। फिलहाल दिन यूं ही गुजर रहे थे, लेकिन मेरा दिल ना जाने क्यों बिंदिया के लिए बहुत फिक्रमंद था, जबकि वो तो मुझे अब जीत से जुड़ी हर बात बताने लगी थी। उसकी दोस्ती जीत के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। उसके साथ छुप छुप कर मिलना, रात रात भर उससे फ़ोन पर बातें करना, मुझे हर पल बस यही फिक्र लगी रहती थी कि मामा मामी ने अगर इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया तो बिंदिया का क्या होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिंदिया जीत के लिए दीवानी हो गई है, वो कहीं कोई गलत कदम न उठा ले। 1 साल गुजर चुका था। मामा मामी बहुत मायूस थे। मैं छुट्टियों पर अपने गांव अपने माता पिता के पास जा रही थी, लेकिन उस 1 साल में मामा मामी और बिंदिया के साथ जो हालात गुजरे, मुझे उस पर बेहद अफसोस था। मामा मामी का लगाव बिंदिया के जाने के बाद मेरे साथ बहुत बढ़ गया था, लेकिन मैं भी मजबूर थी। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी और मेरी माँ की गांव में बहुत तबीयत खराब हो गई थी। मुझे जाना पड़ा। स्टेशन पर मामा मुझे सामान के साथ ट्रेन में बैठाते हुए रोने लगे। वो बहुत मायूस नजर आ रहे थे कि बिंदिया के बाद तुम ही मेरे लिए और बिंदिया की मम्मी के लिए बेटी जैसी थी, और अब तुम भी जा रही हो। चलो ठीक से जाना, मैं भी तुम्हारे साथ चलता, लेकिन तुम तो जानती हो तुम्हारी मामी एक माँ होने के नाते बिंदिया के बाद बहुत अकेली हो गई हैं। मैं यहाँ उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अपनी माँ और पिताजी से मेरा नमस्ते कहना और अपना बहुत ख्याल रखना। वो चले गए। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ी। मैं सारे रास्ते बिंदिया के ख्यालों में गुम थी। मुझे भी काफ़ी सदमा लगा था कि बिंदिया ने जो किया वो वाकई हमने कभी अपने दिमाग में भी नहीं सोचा था। मैं गांव पहुंच चुकी थी। मैं अपने घर लौटकर बहुत खुश थी। मेरे माता पिता मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी माँ की तबीयत तो समझो मेरे आने से ही बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। माँ को भी बिंदिया के बारे में जानकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे आराम की सख्त ज़रूरत थी। मैं अपने कमरे में आराम के लिए लेट गई। मैं अब तक बिंदिया के सदमे से बाहर नहीं आई थी। मुझे नहीं मालूम था गांव आकर मेरे सर पर बहुत ही जल्द आसमान टूट पड़ेगा। यहाँ तो शहर से भी बहुत ही अलग माहौल था। औरतों का पर्दों में रहना, औरतों पर जुल्म सितम और नीची जात ऊंची जात, ये सब बहुत रिवायती और मामूली समझा जाता था। मैं काफ़ी थकी हुई थी। मैं उठकर नाश्ता करने के लिए माँ के पास जा रही थी। माँ को सवेरे ही उठने की आदत थी। आंगन में मेरी मासी सविता, जो हमारे पड़ोस में ही रहा करती थी, वो माँ से कुछ ऐसा कह रही थी कि हमारे गांव का सरपंच, वो 60 साल का खड़ूस बुढ़ा, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करके किसी लड़की को अपने घर पर ले आया है। वही आदत से मजबूर मैं जासूसी के लिए कान लगाए उनकी बातें सुनने लगी।
वो माँ से कह रही थी कि सुना था वो बुढ़ा बांझ है, इसीलिए अब तक उसने शादी नहीं की, लेकिन सुना है उसकी बीवी तो अब गर्भवती भी है। इतनी देर में मेरी माँ ने मुझे आवाज़ लगाई कि अंजना देखो कौन आया है, यहाँ आओ, सविता मासी आई हैं तुमसे मिलने के लिए। मैं फौरन भागकर चली आई। सविता मासी मुझे देखकर कहने लगी, मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है और प्यारी भी। वो मेरे सर पर प्यार करते हुए बोली, और सुनाओ बेटी, शहर में सब ठीक है मामा मामी? मैंने कहा, जी सब लोग ठीक हैं मासी, और आप सुनाइए, आपकी तबीयत ठीक है? वो कहने लगी, हाँ बेटा, हमारा तो बुढ़ापा है, तबीयत का तो ऐसा ही रहता है, अभी मैं ठीक हूँ, अभी मैं खराब। उनके जाने के बाद मैं नाश्ता करते हुए माँ से पूछने लगी, माँ, वो मासी क्या कह रही थी उस बुढ़े सरपंच के बारे में? वो बांझ है, उसने शादी कर ली, उसकी बीवी गर्भवती, ये सब क्या चल रहा है? माँ ने मुझे डांटा और कहने लगी, तुम आते ही जासूसी करने में लग गई। खबरदार, अगर तुमने कुछ किया, इस मामले से दूर रहो। कुछ दिन के लिए आई हो, अपने काम से काम रखो। लेकिन मुझे उसकी बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिलहाल मुझे खेत देखे हुए काफ़ी दिन हो गए थे। मैं खेतों की सैर के लिए चादर लपेटकर घर से निकली। मुझे बहुत वक्त के बाद खेतों की सैर करना बहुत अच्छा लग रहा था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव की औरतें जो कुएं से पानी भरने लगी थी, आपस में वहीं बातें कर रही थी जो सविता मासी हमारे घर आकर माँ को बता रही थी। मैंने फिर से कान लगाए और जांच पड़ताल शुरू कर दी तो औरतों ने बताया, वही बुढ़ा सरपंच, सुना है कम उम्र की लड़की को शादी करके लाया है और वो लड़की उम्मीद से है। लेकिन समझ नहीं आ रहा, सारी उम्र वो कुंवारा रहा बांझ होने की वजह से, और अब उसे बुढ़ापे में ऐसी कौन सी जवानी सूझी है? वो कैसे एक कम उम्र लड़की को ब्याह लाया है? और तो और वो लड़की गर्भवती भी है। भगवान जाने, ये अमीर लोग और बड़े आदमी हैं। गांव में हर जगह इनका राज है। हम छोटे लोगों की क्या मजाल जो इनके मामलात में दखलंदाजी करें। आखिर वो खड़ूस बुढ़ा गांव का सरपंच जो ठहरा, वो तो कुछ भी कर सकता है, और क्या पता दौलत के लालच में आकर उस लड़की ने भी उससे शादी कर ली हो। ये सब सुनकर मुझे बड़ी हैरानी होने लगी और मेरी जासूसी की आदत जो थी, मेरे दिमाग में हजारों सवाल उंडेलने लगी थी। नहीं, कुछ तो ज़रूर है, कुछ तो राज है ऐसा। अचानक गांव में ये सब ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैं अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी और ये सब सोच रही थी कि वो सरपंच तो है और दौलतमंद भी, लेकिन कैसे इतनी कम उम्र की लड़की से शादी, वो भी यूं अचानक? क्योंकि बचपन से गांव में यही मशहूर है कि वो बुढ़ा बांझ था, इसीलिए सारी उम्र उसने शादी नहीं की, और आज अचानक शादी, वो भी 60 साल के बुढ़ापे में, और वो भी इतनी कम उम्र की लड़की। और चलो एक पल के लिए मान भी लिया, उस लड़की ने दौलत के लालच में शादी कर भी ली, लेकिन वो गर्भवती कैसे हो गई? वो बुढ़ा तो बांझ था। मैं अपने आप से बातें करने लगी और मन ही मन सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कोई तो मामला है, मुझे उसकी तह तक जरूर जाना ही होगा। कहीं वो लड़की किसी मुश्किल में तो नहीं, कहीं उस बुढ़े ने जबरदस्ती उसके साथ? नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मुझे सारा सच जानना होगा। गांव में ये सब क्या चल रहा है? मेरे दिल और दिमाग में एक हलचल मची हुई थी, और साथ साथ गांव में हर कोई उस 60 साल के बुढ़े और उसकी शादी की बातें आग की तरह गांव में फैल रही थी। हर तरफ उस सरपंच की शादी के चर्चे सुनाई दे रहे थे। एक दिन मैंने अपनी माँ से फिर से कुछ पूछना चाहा कि माँ, ये सब कुछ वाकई सच है? वो सरपंच 60 साल का बुढ़ा और उसकी शादी? माँ ने हैरानगी से कहा, हाँ सच तो है, शायद सुना तो यही सब है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वो गुस्से में लाल पीली होने लगी। खबरदार, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हें पहले भी समझाया था मैंने, लेकिन तुम तो इस मामले के पीछे ही पड़ गई हो। मैंने कहा, अच्छा ना माँ, बस इतना गुस्सा तो ना करो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, भला मुझे इन सब से क्या वास्ता? मैंने अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कहा। मैं खाना खाकर अपने कमरे में चुपचाप चली गई। अगले ही दिन सुबह फिर से सविता मासी माँ से कुछ बातें कर रही थी। मैंने छुपकर उनकी बातें सुनी तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वो कह रही थी, वो बुढ़ा खड़ूस बहुत सख्त दिल है। उसने अपनी बीवी को अपनी हवेली में नहीं बल्कि कहीं जानवरों के बाड़े में रखा हुआ है। मैं सटपटाई। मुझे ये सब कुछ सुनकर झटका लगा। आप ये क्या नई खबर लाई हैं मासी? माँ ने कहा, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? वो कहने लगी,
वो चमेली है ना जो सरपंच की हवेली में काम करने जाती है, वही बता रही थी। बस ये सुनकर अब तो मुझे इस चमेली से ही मुलाकात करनी थी। मैंने ठान ली थी कि मैं उस लड़की की मदद ज़रूर करूंगी। शायद वो किसी मुश्किल में है, भला इस तरह कौन अपनी बीवी को जानवरों में रखेगा। हैरत है, वो बुढ़ा खड़ूस सरपंच है तो क्या मतलब औरतों पर जुल्म करेगा। ये सब नहीं होने दूंगी मैं। माँ को बिना बताए ही अगले दिन छुपकर पहले सविता मासी के घर गई और कहा, मासी मुझे उस चमेली से मिलना है, उसका घर कहाँ पर है। वो कहने लगी, भला तुम्हें चमेली से क्या काम है। मैंने कहा, वो काम काज करती है ना, मेरी सहेली की माँ बहुत बीमार है, उसके घर काम के लिए बाई की ज़रूरत है। सविता मासी कहने लगी कि भगवान उन्हें सेहत दे और चमेली का पता बताने लगी। मैं दौड़ी दौड़ी चमेली के घर पहुंची और मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? आप कौन हैं? मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो, मैं एक काम से आई हूँ आपके पास। उसने मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, वो दरअसल मुझे आपसे कुछ काम है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? चमेली मुझे अंदर ले गई। वो एक अच्छी उम्र की सेहतमंद औरत थी। लगभग वो 40 साल से इस हवेली में काम करती थी। मैंने उससे जैसे ही सरपंच के बारे में पूछा, वो घबराने लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया कि मैं इस सरपंच के बारे में क्यों पूछताछ कर रही हूँ। लेकिन मेरे बहुत कहने पर जब उसने मुझे सारी बात डिटेल से बताई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं उसकी बात सुनकर कांप गई कि भला वो ये सब सच कह रही है या फिर कुछ और सच्चाई है। वो कहने लगी, मैडम जी, एक दिन वो शादी करके चोरी चुपके उस लड़की को हवेली में लाए थे जिसकी उम्र लगभग सिर्फ 18 साल है। वो लड़की हमेशा चादर में लिपटी पर्दे में ही रहती थी, लेकिन वो संगदिल बुढ़ा उसे जिस दिन से शादी करके लाया और उसे जानवरों के बाड़े में रखता था। और तो और जुल्म की इंतहा ये देखो, वो हवेली को वारिस देने के लिए, इस लड़की को गर्भवती करने के लिए हर रात एक नई नस्ल का घोड़ा उस लड़की के पास छोड़ आता है, क्योंकि वो खुद तो बांझ है जो खानदान को वारिस नहीं दे सकता। और आज देख लो, वो लड़की देखते ही देखते गर्भवती भी हो गई। ये सुनकर तो मुझ पर खौफ चढ़ गया था। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया कि क्या तुम ये सब कुछ सच कह रही हो। मैं उसकी बातों को मोबाइल में रिकॉर्ड कर चुकी थी और मैं ये सब सुनकर वहाँ से चल पड़ी। मुझे पूरा यकीन था वो लड़की ज़रूर किसी मुश्किल में है, लेकिन उसके साथ इस बुढ़े की घिनौनी हरकत में सोच भी नहीं सकती थी कि अमीर लोग इतना भी गिर सकते हैं। मैं सारी रिकॉर्डिंग पुलिस के हवाले करके उस बुढ़े को सलाखों के पीछे करना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ और सबूत अभी इकट्ठे करने थे। मैंने हवेली जाकर उस लड़की से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिश हर बार नाकाम साबित हुई। एक दिन रात के वक्त मैं छुपकर घर से निकली और हवेली की तरफ बढ़ी तो मैं खौफजदा हो गई कि वो बुढ़ा सच में एक घोड़ा लिए इसी बाड़े की तरफ जा रहा था जहां उस लड़की को रखा हुआ था। अब रोज रात में छुपकर इस बुढ़े की तमाम हरकत को कैमरे में रिकॉर्ड करती। वो हर बार एक नई नस्ल का घोड़ा उस औरत के पास क्यों ले जाता था। अब तो वो गर्भवती भी हो चुकी थी। आखिर ये सब चल क्या रहा था। मुझे जल्दी इस राज से पर्दा उठाना था। आखिर बस मुझे अब सिर्फ उस लड़की से मिलकर ही सारी सच्चाई जाननी थी कि कैसे वो गर्भवती हुई। आखिर उसके साथ इस तरह हर रात एक घोड़े ने गुजारी और क्यों इस सरपंच ने उसकी जिंदगी को तबाह कर डाला था। एक दिन मैं छुपकर हवेली की तरफ गई और मौका देखकर मैं चमेली की मदद से हवेली के पीछे वाले रास्ते की तरफ जहां जानवरों का बाड़ा था मैं उसमें चली गई। उस दिन बुढ़ा सरपंच किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ था। मेरे पास ये बहुत अच्छा मौका था। अब मैं इस राज से पर्दा उठा सकती थी। अभी मैंने अंदर कदम ही रखा था, वो लड़की फौरन घबरा गई और मुझे देखकर शायद वो डरने और सहमने लगी। उसने मेरी आहट की आवाज़ सुनकर ही अपना चेहरा छुपाकर खुद को चादर में लपेट लिया था और वो एक कोने में जा बैठी और मुझसे नजरें चुराने लगी। मैं उसे घूरने लगी, लेकिन मुझे उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मैंने तसल्ली भरे शब्दों में कहा, सुनो, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी ही मदद के लिए यहाँ पर आई हूँ। मुझे पता है तुम इस अत्याचार में घिरी हुई हो। मुझे सारा सच बता दो, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर सकती हूँ। लेकिन वो बहुत डरी हुई और सहमी हुई लग रही थी। वो मुझे देखकर कांपने लगी और चुपचाप बैठी रही। मैंने सोचा
ऐसे तो ये सच बताते हुए हिचकिचाएगी, क्यों न मैं उससे सारे सवालात के जरिए मालूमात हासिल करूं। मैंने छुपकर मोबाइल का कैमरा ऑन किया। मैंने कहा, क्या इस बुढ़े ने तुमसे ज़बरदस्ती शादी करी है? उसने हाँ में सिर हिलाया। फिर मैंने कहा, क्या तुम अभी गर्भवती हो? उसने फिर से हाँ में सिर हिलाया। मेरा अगला सवाल ये था कि क्या वो बुढ़ा एक बांझ है? उसने फिर हाँ में सिर हिलाया। मैंने कहा, क्या वो तुम्हें गर्भवती करने के लिए और ख़ानदान को वारिस देने के लिए घोड़े लाता था इस बाड़े में? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से वही सवाल किया। वो फिर खामोश रही। मैंने कहा, उसकी इस घिनौनी हरकत की सज़ा मैं उसे दिलवाकर रहूंगी। वो चुपचाप बैठी कांप रही थी। मैं फौरन दौड़ती हुई पुलिस के पास पहुंची और सारा सच पुलिस को बता दिया और एक एक करके सारे सबूत पुलिस के हवाले किए। अब मुझे उस दिन का इंतज़ार था जब उस बुढ़े सरपंच को गांव लौटकर आना था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालना था। मैं बहुत बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार करने लगी। अब तो पुलिस वालों को भी हमारे साथ ही गांव वालों के सामने इस बुढ़े को जलील करना था। अचानक उन्हीं कुछ दिनों में मेरे मामा और मामी गांव आ गए थे मुझे लेने के लिए, क्योंकि मेरे कॉलेज की छुट्टियां अब ख़त्म होने को थीं। मामा मामी ने कहा, हमने सोचा दीदी और जीजा से भी मिल लेंगे और तुम्हें भी साथ ही शहर अपने साथ वापस ले जाएंगे। बस इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और खबर मिली कि गांव का सरपंच यहाँ लौट आया है और हमने सब गांव वालों को अपनी हवेली में एक ज़रूरी ऐलान सुनने के लिए दावत दी है। बस ये सुनते ही मैंने पुलिस को इत्तला दी और शाम होते ही सब गांव वाले हवेली में जमा हो गए। मेरे मामा मामी और मेरे माँ बाप इस बात को जानते थे। मैं पुलिस के हाथों उस बुढ़े को गिरफ्तार करवाने वाली हूँ और उस लड़की को आज़ाद करवाने के लिए गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि मैं सबको इस बुढ़े की घिनौनी हरकत की सच्चाई बता चुकी थी और सारे गांव वाले लड़की को आज़ाद करवाने के लिए मेरे साथ जमा थे। इतनी देर में सरपंच कोई ज़रूरी ऐलान करता। वहां पुलिस पहुंच गई और उस बुढ़े को हथकड़ी लगाते हुए वहां से ले जा रही थी। इतनी देर में चादर में छुपी वो लड़की वहां पहुंच गई जो बुढ़े की पत्नी थी। उसने सख्त शब्दों में कहा, रुको। मैं उस लड़की की जानी पहचानी आवाज़ सुनकर दंग रह गई। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी बिंदिया थी। बिंदिया को अचानक वहां इतने दिनों बाद देखकर हम सब पर कयामत ही टूट पड़ी कि ये क्या कर रही है और वो लड़की कहाँ गायब हो गई जो बुढ़े की पत्नी थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत घबरा गई थी। वहाँ क्या चल रहा था? अचानक बिंदिया और उस लड़की का गायब हो जाना। फिलहाल मैंने पुलिस से कंप्लेंट वापस ली और बुढ़े को छुड़वा दिया। बिंदिया का कहना था कि वो खुद गांव वालों को सारी सच्चाई बताएगी। मामा और मामी तो हैरत में आ गए थे बिंदिया को इस हालत में देखकर, लेकिन इतने सालों बाद बिंदिया को देखकर वो बहुत खुश हुए थे। मामी तो बिंदिया को प्यार से चूमने लगी। मेरी बच्ची तू कहाँ थी? मेरी नज़र जब बिंदिया के पेट पर गई तो मैं घबराने लगी कि कहीं बिंदिया की इस हालत का जिम्मेदार वो बुढ़ा तो नहीं। तो मैं घबराने लगी कि कहीं बिंदिया की इस हालत का जिम्मेदार ये बुढ़ा, या फिर मेरे दिमाग में लाखों सवाल पैदा हो रहे थे। बिंदिया अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश हुई और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने जीत की बातों में आकर घर से भागकर जीत से शादी कर ली थी। मेरे दिमाग में आया। मैंने एकदम कहा, कहीं वो जीत ये सरपंच तो नहीं? वो कहने लगी, नहीं नहीं, वो एक धोखेबाज लड़का था। उसने मुझे धोखा दिया और इस तरह मैं जब गर्भवती हुई तो इस बच्चे को उसने अपनाना नहीं चाहा। वो मुझे धोखा देकर चला गया था और मैं इस हाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। मुझे इस गांव में जीत ही लाया था। मैं यहाँ आने से पहले नहीं जानती थी कि ये गांव मेरी बुआ का गांव है। जब मैं यहाँ आई तो खुद को छुपाकर रहने लगी। कुछ दिनों बाद जब मैं गर्भवती हुई तो जीत मुझे यहाँ अकेले तन्हा बेसहारा छोड़कर चला गया। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, लेकिन उस वक्त मेरी मदद इन्होंने की। उसने सरपंच की उंगली उठाकर इशारा किया। ये वो नेक आदमी हैं जिन्होंने मेरी मदद की और मुझे यहाँ ज़माने से छुपाकर इस हालत में सबकी नज़रों से दूर रखा। और ये सब मेरे ही कहने पर, क्योंकि मैं ज़माने के सामने नहीं आना चाहती थी, क्योंकि ये दुनिया घर से भागी हुई लड़की को किस नज़र से देखती है ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं।
और तो और मैं गर्भवती भी थी। मुझे जमाने वाले जीते जी मार देते। वो मेरी और जीत की शादी पर यकीन नहीं करते, क्योंकि जब इस बच्चे को उसके सगे बाप जीत ने अपनाने से इनकार कर दिया तो ये जमाने वाले इस बच्चे को कैसे अपनाते। और वो घोड़े वाली बात, मैंने एकदम सवाल किया तो बिंदिया हंस पड़ी और कहने लगी, मैंने कहा ना कि जमाना, एक मुंह 10 बातें। बस जैसी मेरी इस हवेली में आने की भनक लगी, दुनिया वालों ने उसे अफवाह ही बना दी कि सरपंच की शादी कम उम्र की लड़की और घोड़े के साथ रात, ये वो वगैरह वगैरह। बहुत ही घिनौनी बातें सुनने को मिली। जबकि उस आदमी ने मेरे सर पर बाप बनकर हाथ रखा था और मुझे यहाँ हवेली में छुपाकर रखा। और वो घोड़े उनके अपने हैं, जिसे वो हर रोज खरीद कर अपना शौक पूरा करने के लिए यहाँ पर लाते हैं। उनका शौक है घोड़ों को पालना और उनकी देखभाल करना। मैंने कहा, लेकिन बिंदिया, तुम उस दिन क्यों चुप रही जब मैं छुपकर तुम्हारे पास मिलने आई थी? तब भी तुमने मुझे ये सब कुछ नहीं बताया। बिंदिया ने कहा, क्योंकि मेरी गलती थी, इसीलिए मैं तुम्हें देखकर बहुत डर गई थी। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने हर बात का हाँ में जवाब दिया। मैंने सबसे माफ़ी मांगी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि मैं यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा थी। मैंने गांव के सरपंच से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। वो कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वो भी यही करता। हाँ, ये सच है, मैं एक बांझ आदमी हूँ और सारी ज़िंदगी मैंने शादी नहीं की। लेकिन अगर मेरी अपनी औलाद नहीं तो क्या हुआ? इस बच्ची बिंदिया को देखकर मुझे अपनी सगी औलाद जैसा एहसास महसूस हुआ और मैंने उसके सर पर बाप बनकर हाथ रखा और उसे अपनी हवेली में सबसे महफूज जगह बाड़े में रखा, जहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। पर ना जाने कैसे उस चमेली को इस लड़की के बारे में पता चल गया और उसने तरह तरह की बातें गाँव में घर घर जाकर आग की तरह फैला दी थी, जबकि सच्चाई उससे बिल्कुल अलग थी। सच कुछ और था और गांव वालों के दिल भी सरपंच जी के लिए बिल्कुल साफ हो चुके थे। वो सब जान गए थे कि हर इंसान जो दिखाई देता है, ज़रूरी नहीं वो हर बार गलत हो। कभी कभी बाहर से सख्त दिल रखने वाले लोग अंदर से उतने ही नरम दिल होते हैं। हम लोग बिंदिया को लेकर घर आ चुके थे। हम लोगों ने बिंदिया को माफ़ कर दिया था। वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थी और मुझसे कहने लगी, अंजना, तुम हमेशा मुझे समझाती थी, लेकिन मैं गलत रास्ते पर चल पड़ी थी और अपनी ये गलती की सज़ा इस तरह भुगत चुकी हूँ। मेरी और हिम्मत नहीं है। बस ये बच्चा दुनिया में आ जाए तो मैं इसको एक अच्छी परवरिश दूंगी और उसे तुम्हारी तरह एक अच्छा और नेक इंसान बनाऊंगी। कुछ महीने बाद बिंदिया ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया और तो और उसका नाम अंजना रखा। हम सब बहुत खुश थे। बिंदिया ने कभी दूसरी शादी नहीं की और अपनी आगे की जिंदगी उस बच्चे की अच्छी परवरिश में गुजार दी। मैंने भी डिग्री हासिल करके अच्छी शिक्षा पूरी करके ऑस्ट्रेलिया चली गई। मुझे देखकर मेरे माता पिता भी बहुत खुश थे। अब मैंने भी खूब मेहनत मशक्कत और अच्छी जॉब करते हुए गांव से शहर आकर शिफ्ट हो गए थे। मामा मामी और बिंदिया भी नन्ही सी अंजना के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। ज़रूरी नहीं आंखों देखा सच ही हकीकत साबित हो और सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय अच्छे से जांच पड़ताल कर ली जाए। और कभी कभी बाहर से सख्त मिजाज लोग भी अंदर से नरम दिल होते हैं। बिंदिया ने जो गलती की थी उस पर तो उसे बहुत ही पछतावा था, लेकिन उसकी बेटी का उसकी ज़िंदगी में आ जाने से बिंदिया को जीने की एक नई उमंग मिल गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।